योग। आजकल हर जगह इसकी बात होती है ना। हर कोई इसके फायदों के बारे में जानता है या कम से कम बात तो करता ही है। पर बड़ा सवाल ये है कि इन सब दावों के पीछे का विज्ञान क्या कहता है। क्या साइंस वाकई में इन फायदों को साबित कर सकता है? तो चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, हजारों साल पहले। ऋषि पतंजलि के योग सूत्रों में योग की जो परिभाषा दी गई है वो वाकई में बहुत दिलचस्प है। देखिए, योग का मतलब था मन को वश में करना या जोड़ना। इसका असल मकसद शरीर नहीं बल्कि मन और आत्मा को साधना था। अच्छा, तो उस प्राचीन परिभाषा से सीधा आते हैं आज की 21वीं सदी में। तो इस पुरानी परंपरा के बारे में आज का विज्ञान क्या कहता है? शरीर और दिमाग पर इसके असर को लेकर क्या सबूत हैं? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा रोड मैप। हम सबसे पहले इसकी जड़ों और आज के सवालों को देखेंगे, फिर समझेंगे कि इस पर रिसर्च करना इतना मुश्किल क्यों है। उसके बाद शरीर और मन पर इसके फायदों के सबूतों पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। सवाल ये है कि एक आध्यात्मिक अनुशासन से योग आज पूरी दुनिया में एक हेल्थ ट्रेंड कैसे बन गया? इसकी कहानी क्या है? देखिए, योग हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा हम आज इसे जानते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी एक मानसिक अनुशासन के तौर पर, लेकिन फिर धीरे धीरे वक्त के साथ इसमें जिम्नास्टिक्स और कुश्ती जैसी शारीरिक चीजें भी जुड़ती चली गईं। और आज का जो मॉडर्न योग है वो इन्हीं तीनों चीजों का एक मिला जुला रूप है: शारीरिक आसन, सांस लेने के व्यायाम और हाँ, आध्यात्मिक चिंतन। अच्छा, अब फायदों की बात करने से पहले एक बहुत जरूरी चीज समझना होगा, वो ये कि योग पर रिसर्च करना और पक्के तौर पर कुछ कहना वैज्ञानिकों के लिए इतना मुश्किल क्यों है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, रिसर्च में कुछ बड़ी मुश्किलें हैं। पहली तो ये कि योग कई चीजों का कॉम्बिनेशन है: सांस लेना, आसन, ध्यान। अब ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि फायदा किस एक चीज से हो रहा है। दूसरी बात, ज्यादातर स्टडीज बहुत छोटे ग्रुप पर की जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये काफी हद तक इस पर निर्भर करता है कि लोग खुद कैसा महसूस कर रहे हैं, जो कि जाहिर है एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है। तो इन चुनौतियों के बावजूद अब हम बात करते हैं उन फायदों की जिनके बारे में विज्ञान के पास पुख्ता सबूत है। चलिए सबसे पहले शरीर पर होने वाले फायदों से शुरू करते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन आखिर बढ़ता कैसे है? इसके पीछे दो स्टेप्स हैं। शॉर्ट टर्म में जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमारी मसल्स और लिगामेंट्स में पानी की मात्रा बदल जाती है, जिससे वो ज़्यादा लचीले हो जाते हैं। और लॉन्ग टर्म में, जो कि और भी कमाल की बात है, रेगुलर स्ट्रेचिंग से हमारी स्टेम कोशिकाएं एक्टिवेट होती हैं, जो नए मसल टिश्यू और लचीला कोलाजन बनाती हैं। और बात सिर्फ लचीलेपन की नहीं है, विज्ञान योग को एक थेरेपी के तौर पर भी देखता है। मतलब कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज मुश्किल माना जाता है, जैसे कि पीठ के निचले हिस्से का पुराना दर्द, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस। स्टडीज बताती हैं कि इन मामलों में योग दर्द कम करने और मूवमेंट को बेहतर बनाने में वाकई में असरदार है। ठीक है, तो मसल्स और हड्डियों से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सांसों की शक्ति की। योग में जो सांस लेने की तकनीकें हैं, उनका हमारे फेफड़ों और दिल की सेहत पर क्या असर होता है? चलिए ये देखते हैं। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? फंडा बहुत सीधा है। जब हम कंट्रोल तरीके से सांस लेते हैं तो ये उन मसल्स को रिलैक्स करता है जो हमारे ऑक्सीजन के रास्ते को सिकोड़ देती हैं। नतीजा, हमारे फेफड़े बेहतर तरीके से काम करते हैं और खून में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ जाता है। और इसका फायदा किसे किसे मिलता है? फेफड़ों की बीमारी वाले मरीजों को, जैसे जिन्हें ब्रोंकाइटिस या अस्थमा है उन्हें, जिनकी दिल की मांसपेशियां कमजोर हैं उन्हें भी, और यहाँ तक कि अगर कोई पूरी तरह से स्वस्थ है तो भी ये प्रैक्टिस ब्लड प्रेशर को कम कर सकती है और दिल की बीमारियों का खतरा घटा सकती है। चलिए अब आते हैं योग के सबसे मशहूर दावों पर, यानी मन पर होने वाले असर। लेकिन यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। यहाँ हमें दावों और सबूतों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो सीधी बात करते हैं। जब बात डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी गंभीर मानसिक बीमारियों की आती है तो सबूत अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बीमारियां हर किसी में अलग अलग तरह की होती हैं। लेकिन हाँ, इस बात के मजबूत सबूत जरूर हैं कि योग तनाव के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। इसका असर काफी हद तक मेडिटेशन या दूसरी रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसा ही होता है। तो हम लगभग आखिर में पहुंच गए हैं। अब तक हमने जो कुछ भी देखा उसे समेटते हैं और देखते हैं कि यहाँ से आगे का रास्ता क्या है। तो भविष्य में क्या चाहिए?
अगर हमें और पक्के जवाब चाहिए तो वैज्ञानिकों को और बड़े लेवल पर स्टडी करनी होगी, जिसमें ज्यादा लोग हों, अलग-अलग बैकग्राउंड के लोग हों। और सिर्फ ये नहीं मापना होगा कि लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, बल्कि ठोस नतीजे देखने होंगे, जैसे क्या इससे हार्ट अटैक का खतरा कम होता है या कैंसर रेट पर कोई असर पड़ता है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। भले ही विज्ञान आज हर दावे को 100% साबित नहीं कर पाया हो, पर क्या इसका ये मतलब है कि इस प्राचीन परंपरा की हमारी इस भाग दौड़ भरी दुनिया में कोई कीमत नहीं है? ये एक सोचने वाली बात है।